जिस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान पाकिस्तान के ही नाम से जाने जाते थे, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और उसको पश्चिमी पाकिस्तान। ये अखंड पाकिस्तान में जब 69 में इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी सत्ता में आई, जिसे पश्चिम पाकिस्तान वालों ने, हुक्मरानों ने मानने से इनकार कर दिया और गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया। उसी समय भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटी। उनमें से एक भाग इंदिरा कांग्रेस का बना, कांग्रेस आई के नाम से वो सत्ता में आई, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थीं। तो उस समय पाकिस्तान की राजनीतिक जो स्थिति थी वह बहुत ही डगमगा रही थी। गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान से हमारे बंगाल में और पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों का आवागमन बहुत तेजी से हो रहा था। भारतवर्ष की सरकार इस परिस्थिति से बहुत परेशान थी कि अशांत क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं वो भारत के बहुत ही विपरीत पड़ रही हैं। मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी विचारधारा में आपस में मेल भी खाते थे। उनके गृह युद्ध में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया और मुक्ति वाहिनी के नाम से पाकिस्तान की सेना के साथ में बांग्लादेश में मिलकर के युद्ध में संचालन भी किया और बराबर जमीनी स्तर पर युद्ध में शामिल हुए। संसार के जो महाशक्तियां थीं वो इसके विपरीत थीं। उसमें महाशक्तियों में रूस ही हमारे साथ था, बाकी सब भारत के खिलाफ थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सटीक और त्वरित निर्णय लेकर के बांग्लादेश को आज़ाद कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मुक्ति वाहिनी ने जम करके युद्ध किया और जो पाकिस्तान के जनरल नियाजी थे उनके समकक्ष भारत में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर जगदीश सिंह अरोड़ा थे। ये दोनों ही एक विद्यालय के साथी भी रहे हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में दोनों अलग अलग पोस्टों पर थे और अपनी सेना की कमान संभाल रहे थे। नियाजी जनरल की पोस्ट पर थे, अरोड़ा जी लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो 92,000 सैनिकों का लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के संरक्षण में आत्मसमर्पण कराया गया और वो आत्मसमर्पण एक छलावा था, प्लानिंग थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। पाकिस्तान ने देख लिया था कि भारत की सेना से पेश पड़नी नहीं है। भारत की सेना को दोनों तरफ युद्ध करना पड़ा था, पाकिस्तान से उसमें पश्चिम की तरफ भी और पूर्व की तरफ भी। लेकिन
क्योंकि अब न तो भारत 62 था जो किसी तरीके से मार खा जाता, सन 71 का भारत था और उसका नेतृत्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कर रही थीं, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना गया पीछे। तो जो सरेंडर की हुई सेना थी उसे निकाल करके सुरक्षित ले जाने का प्लान था। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का 7वां बेड़ा तैयार खड़ा था, जो सेना को हुगली के रास्ते से बेड़े पर पहुंचाया जाना था। इस बात की से जो जानकारी थी वो भारत में नहीं थी। उनका जो प्लान था उसका भारत में कोई पता नहीं था कि इनका क्या प्लान है। वो साधारण तरीके से आत्मसमर्पण ही समझे हुए थे। ये साथी रूस था, उसने अपनी तरफ से निर्णय लिया और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है केजीबी, उसकी सूचनाओं के आधार पर अपना बेड़ा बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के 7वें बेड़े के पीछे लगा दिया और इंदिरा गांधी को सूचना दी गई कि देखिए, बंगला युद्ध में जो सैनिकों का आत्मसमर्पण है वो एक छलावा है और इन्हें सुरक्षित निकाल कर ले जाने के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में खड़ा हुआ है। थोड़ी भी असावधानी होने पर और वो सैनिक सुरक्षित जाएंगे और आपकी जो जीती हुई बाजी है वो हार में परिवर्तित होगी। लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमने उसके पीछे अपना बेड़ा लगा दिया है। आप उनसे बराबर घोषणा करें कि अमेरिका का 7वां बेड़ा पीछे से घिर चुका है। आगे से अपनी भी घोषणा करें कि इधर से हम भी तैयार हैं और सुरक्षित निकलना है तो चुप निकल जाइए, वरना हम यहीं की यहीं डुबो देंगे। जब इस प्लान की अमेरिका के बेड़े को मालूम पड़ी, घोषणा हुई, तो उन्होंने यहाँ से सुरक्षित निकल जाना ही अपनी बचाव सोचा और बिना किसी कार्रवाई के वो यहाँ से साफ निकल गई। बांग्लादेश आज़ाद हो गया। सैनिकों की जो अदला बदली थी वो भी हो गई। तो 71 का जो युद्ध भारत और पाकिस्तान का था वो जाना गया बांग्लादेश के नाम से, लेकिन वो आगे के युद्धों की जो भूमिका के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। सामने की जो युद्ध लड़ाई है तभी से चीन का भी और पाकिस्तान का भी रुख बदला हुआ रहा है और वो आज तक दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में आज इतनी सशक्त नेतृत्व है कि जो उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो छोटी छोटी घटनाएं आतंक की आती रहती हैं वो हमें पूर्व की घटनाओं की याद दिलाती रहती हैं। एक समय ऐसा था कि जिस समय भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर पर कबायलियों ने अधिकार किया था और 1/3 हिस्से पर उन्होंने आज भी अपना कब्जा जमा रखा है। इनको वही भूल अभी तक दिमाग में थी, मगर
इनको ये पता नहीं था कि आज कमान एक लेडी जो आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है उनके अधीन है। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं वो 71 के युद्ध से जनरल नियाजी की खिजालत हैं। उसे बहुत ही गिलानी हुई थी कि एक जूनियर के हाथों तेरी पराजय हुई है, एक लेफ्टिनेंट जनरल के हाथों एक जनरल की पराजय हुई है। वो अपनी जो प्रेस्टीज है उसे पर्सनल प्रेस्टीज बना करके इशू बनाए हुए है। उसने जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है ये आतंकवादियों के जो अड्डे हैं वो बना रखे हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तभी भारत में उनको प्रवेश करा देते हैं। इसी रूपरेखा में कई बार भारत का और उन आतंकवादियों का सामना हुआ है जिनमें वो मारे ही जाते रहे हैं। आज संसार में उसकी जितनी दुर्दशा है आर्थिक रूप से उससे बड़ी दुर्दशा किसी की नहीं है, लेकिन वो आतंक जो मानसिकता है उसको नहीं छोड़ रहा है। बार बार भारत से मुंह की खानी पड़ती है और चुप बैठ जाता है, लेकिन उसका रहता यही हिसाब है कि एक बार मार दिया अब के इस बार मार दो, बार बार पिटता रहता है, लेकिन एक मुंह पिटता है दूसरे गाल को आगे कर देता है। अब कई बार कांग्रेस के शासन में ऐसा मौका आया है कि इसको अपनी पुरानी आदत से छुटकारा दिला दिया जाए, जो कभी भी मुंह ना करे। एक बार तो सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, मगर भारत पर इतना दबाव डाल दिया गया कि उस क्षेत्र को लौटाना भी पड़ा और अपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी को बलिदान भी करना पड़ा। अब इस भूल में पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए। अब वो समय नहीं है, ना वो नेतृत्व है कि तुझको माफ कर दिया जाएगा। अब उसको ये दिखा भी दिया गया है कि जब उसने उड़ी पर आक्रमण किया, एक सैनिक काफिले पर हमारे 24 आदमी शहीद हो गए, उसका बदला लिया गया और उसे भीतर ही जाकर के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई और उसके 40 जवानों को मारा गया। हमारा जो पायलट अभिनंदन था वो उन्होंने जब पकड़ लिया तो मोदी जी ने घोषणा की कि भाई 3 दिन के अंदर छोड़ दिया जाए, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। तो उसको भी 3 ही दिन के अंदर छोड़ दिया गया। गलवान घाटी में भी 3 महीने तक चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने रहीं और चीन की सेना को पिट करके पीछे ही हटना पड़ा। कई ऐसी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनमें भारत ने ठोस कदम उठाया है और जो हमारा नेतृत्व है
उसने सदैव साहस का ही परिचय दिया है। ऐसे नेतृत्व के अधीन हम अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसे ही साहसिक निर्णयों की हम आगे भी नेतृत्व से इच्छा करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसकी 4 चीज़ें सशक्त हैं, जैसे सेना, शिक्षा, संचार तंत्र और नेतृत्व, तो वो कभी खंडित नहीं हो सकता, कभी परतंत्र नहीं हो सकता। जब भी इन 4 चीज़ों में कोई बीमारी हो जाती है, तभी ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो आज भारतवर्ष हर तरफ से, सेना से तो पहले से ही मजबूत रहा है, संचार तंत्र आज संसार में सबसे उत्तम श्रेणी का है, शिक्षा पहले से ही विदेशियों को भी आकर्षित करती रही है, संसार का गुरु रहा है, और आज तो हमारा नेतृत्व भी इतना सबल है कि विदेश में NRI जो हैं वो भारतीय कहने में आज गौरव महसूस करते हैं। तो अब पुरानी वाली स्थिति सब कुछ उल्टी हो गई है। हम हर तरीके से अपने को स्वाभिमानी समझते हैं और वर्तमान नेतृत्व को बार बार धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।